हमारा पंचायत ग्राम पंचायत जो हटपुर गोछा जी आज से 20 साल पहले यह जीरो करिए विकास के मामले में था। कहीं भी शैक्षणिक व्यवस्था, सामाजिक वातावरण, सड़क, गली नली, यहाँ तो सिर्फ जो है लोगों को मोहरा जनप्रतिनिधि को बनाया जाता है कि जनप्रतिनिधि के कारण यहाँ काम नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि भाई काम करने से पहले जो तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है, प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, उसके माथे पर थोप दिया जा रहा है। जो समस्या पैदा हुई है बच्चे के साथ ही हुई है। बच्चे का जो पढ़ाई लिखा है वो तो समाप्त हो ही चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना में तो बच्चे हुए हैं, जो 50% बच्चे हैं जो हमारे ग्रामीण स्तर पर जीवन जी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में फिर से पंचायत चुनाव होने वाला है। जी हां, 5 सालों के बाद पंचायती चुनाव का लहर फिर से दौर उठा है। इस लहर में पंचायत चुनाव के लिए तो सभी प्रत्याशी जो भी हैं मुखिया पद से इच्छुक हैं ही। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें भी बहुत सारे मुखिया जी को इस बार घेरे में लेना है, क्योंकि पंचायत चुनाव का सर्वेक्षण लाइव लॉन्ग बिहार के माध्यम से शुरू हो चुका है और लाइव लॉन्ग बिहार आज पहुंच चुकी है सरायरंजन विधानसभा के हरपुर गोछा पंचायत में। जी हां, हरपुर गोछा पंचायत के मुखिया जी, वर्तमान मुखिया जी प्रेम शंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। आज हम उनको घेरे में लेंगे और जानेंगे उनके विचारों के बारे में। जहां तक हमें यहाँ के ग्रामीणों से जानकारी मिली है, यहाँ की व्यवस्था में अभी तक हमें कोई कमी नहीं मिली है और भी जो बची चीजें हैं मैं कोशिश करूंगी हर चीजों को आपको दिखाने की। और भी चीजें जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया बाकी पंचायतों का, और इस पंचायतों का ब्यौरा भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं बात करना चाहूंगी यहाँ के मुखिया जी से, जो कि प्रेम शंकर जी हैं। नमस्कार प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे प्रेम शंकर जी आपके पंचायत के बारे में। क्या बताना चाहेंगे आप अपने पंचायत के बारे में? देखिए, हमारा पंचायत ग्राम पंचायत जो हटपुर गोछा जी आज से 20 साल पहले यह जीरो करिए विकास के मामले में था। कहीं भी शैक्षणिक व्यवस्था, सामाजिक वातावरण, सड़क, गली नली, उसके बाद स्कूल, आंगनबाड़ी इत्यादि जो विभिन्न समस्याएं थी उस पर कोई जनप्रतिनिधि सही ढंग से काम नहीं किए हुए थे। जब हमने 2001 में यह पद को संभाला, जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उस समय से लगातार हमने यह प्रयत्न किया है कि हम अपने समाज की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको हम लैस करें, उसको हम पूर्ति करें। उस रूप में अभी तक जो है हमने सड़क, गली नली, पुल पुलिया इत्यादि जो काम हैं, सड़क के साथ साथ शिक्षा के दृष्टिकोण से स्कूल का निर्माण, उच्च विद्यालय का निर्माण, सभी वार्डों में जो है सो आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, उसके भवन का निर्माण इत्यादि सभी कामों से हमने लैस कर दिया है। उसके बाद व्यक्तिगत लाभ की जो भी समस्याएं हैं थी उसका निदान सरकारी दिशा निर्देश का आलोक में मैंने किया है। जैसे आपका इंदिरा आवास, शौचालय का निर्माण, राशन कार्ड का निर्माण और भी विधवा विकलांग इत्यादि जो पेंशन योजनाएं हैं सरकार की, उससे हमने 100% लोगों को लाभ दिलवाने का काम किया है। अब तीसरी चीज जो अभी प्राकृतिक वातावरण से हमारे सामने में आया कि अब जल संचय, वृक्षारोपण, जल निकासी जो महत्वपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य है उसकी ओर बढ़ा जाए। तो अब हम उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हमने अपने पंचायत में हमारी जो जनसंख्या है 11,000 के लगभग, 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके मुताबिक हमने अपने पंचायत में 1.5 लाख वृक्षारोपण का काम कराए हैं, 1.5 लाख पेड़ लगाए हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर कम से कम 10 पेड़ हमने लगा दिया गया है, जिससे कि पर्यावरण की शुद्धिकरण हो, सभी को शुद्ध ऑक्सीजन मिले। जल संकट के दृष्टिकोण से हमने अपने पंचायत में 17 तालाबों का निर्माण कराए हैं, जिसमें कि जल संचय किया जा सके और बरसात की पानी को एकत्रित किया जा सके और उसे किसान जो है सो अपना पटवन का काम कर सके। लगभग 7 किलोमीटर में हमने नहर का निर्माण किया है। हमारे पंचायत में एक डूंगरदर चौर था जो कि पहले या तो सालों भर जलमग्न रहा करता था या सूखा रहता था, तो सालों भर सूखा ही रहता था, एक भी फसल वहाँ नहीं होता था। और उसके चारों ओर हमने नहर का निर्माण करवाए। नहर के निर्माण हो जाने के कारण अब बाया नदी से उस नहर को जोड़ दिया गया, जिसके कारण क्या होता है कि जल निकासी हो जाती है समय पर। जब जल निकासी हो जाती है तो लोगों किसान को जो है सो अपनी खेती करने में सुविधा प्राप्त हो रहा है। अब जहाँ पर एक फसल नहीं होता था वहाँ पर 3-3 फसल हो रहा है, जिससे कि पहले किसानों की आर्थिक आय
500 रुपया थी, अभी वर्तमान में वह आर्थिक आय बढ़ के हो गई है 1600 रुपया। यह प्रगति की एक रास्ता है कि हमने सरकारी लाभ के बावजूद भी व्यक्तिगत मेहनत करके उन लोगों की आर्थिक आय को भी बढ़ाने का काम किया है। ये सोच हमारे जनप्रतिनिधि को होनी चाहिए कि सरकार जो लाभ दे रहा है, हम भी कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारे जनता को लाभ मिले। हमारे मनरेगा के माध्यम से हमने यहाँ पर लगभग 1800 जॉब कार्डधारी को लगातार काम देने का प्रयत्न किए, जिससे कि उस महिलाओं को, पुरुष तो बाहर में कमा लेते हैं लेकिन महिला घर में बैठी रह जाती है। अगर यह योजना चलती रहती है तो उनको भी आर्थिक लाभ मिलता रहता है, जिससे कि प्रगति होता है, शिक्षा के प्रति प्रगति होता है, स्वास्थ्य के प्रति प्रगति होता है। तो सोच जो हमारे जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति होनी चाहिए, जो कि अभी वर्तमान में यह सोच जो है सो जनता के प्रति नहीं होके लोगों की अपनी व्यक्तिगत सोच स्वार्थ में लीन हो गए हैं, चाहे वो हमारे उच्च सदन लोकसभा के सदस्य हो, विधानसभा के सदस्य हो या ग्राम सभा के सदस्य हो। खामियां तीनों जगह पर लीन है। इस खामियां को दूर करने के लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि ईश्वर की शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण के समय उसकी भावना के अनुसार अगर काम करेंगे तो हर पंचायत, हर गांव हमारा देश खुशहाल होगा और सोने का चिड़िया जो भारत को कहा गया है, सही में सोने की चिड़िया के रूप में यह अवस्थित हमारा भारत होगा। अच्छा, नॉर्मली एक बात जानना चाहेंगे हम आपसे, नॉर्मली जो भी पंचायत की व्यवस्थाएं होती है, तो पंचायत की व्यवस्था में अगर कहीं से कोई त्रुटि आती है तो इस त्रुटि के लिए पूर्णतः पंचायत प्रतिनिधि ही जिम्मेवार होते हैं या फिर इसकी कोई और वजह होती है या फिर बिहार सरकार जिम्मेवार होते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो त्रुटि उभर के सामने होती है, हमने आपको उदाहरण बताए ना कि हमारी कुछ प्रशासनिक तकनीकी जो खामियां हैं, नीति निर्धारण की जो खामियां हैं, वो नीति निर्धारण और यह तकनीकी खामियां जो है सो ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं की जाती है। यह प्रशासनिक स्तर से होता है, बिहार सरकार के स्तर से होता है, भारत सरकार के स्तर से होता है, और यह तकनीकी कारण से और वित्तीय निर्धारण का निर्णय यह सरकार के ऊपर से होती है। यहाँ तो सिर्फ जो है लोगों को मोहरा जनप्रतिनिधि को बनाया जाता है कि जनप्रतिनिधि के कारण यह काम नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि भाई काम करने से पहले जो तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है, प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, उसके माथे पर थोप दिया जा रहा है, और थोपने के बाद उससे अगर अचूक होती है तो इसका जवाब जो है सो प्रतिनिधि को बनाया जाता है। तो ये खामियां जो है ऊपर से चल के आई है, जिसका खामियाना हम भी भुगत रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी भुगत रहे हैं और आम जनता भी भुगत रहा है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे सर हम आपसे, हमें ये जानकारी मिली है कि विगत 5 बार से यहाँ के प्रतिनिधि आप ही बन रहे हैं लगातार, तो क्या राज है इसके पीछे, जो कि पिछले 5 बार से आप ही यहाँ के? इसका राज है कि हम जब शपथ ग्रहण लेते हैं, ईश्वर की कसम खाते हैं, तो उसको हम हर समय याद रखते हैं। जब हम टेबल और कुर्सी पर बैठते हैं, हमारे लिए सभी जनता एक जैसा है, न कोई ऊपर है, न कोई नीचे है, न कोई जो जात है, न कोई पात है। हम जब कलम धरते हैं तो सबों के लिए धरते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या लगता है अगली बार फिर से आप इस बार फिर आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? खड़े होने के लिए हमने ग्राम सभा के माध्यम से जनता से पूछा है, वार्ड सभा के माध्यम से हमने जनता से, पहले हम जो भी काम करते हैं हम जनता से पूछ के करते हैं। उनकी भावना अभी तक उभर के सामने में आई है कि मुखिया जी, अभी यह पंचायत को चलाने के लिए आपकी आवश्यकता है और आप उस आवश्यकता के अनुसार हम जो है सो आगे बढ़िए। अच्छा, इससे पहले भी आप 4 बार रह चुके हैं और आगे भी आप बनने जा रहे हैं, तो आप एक जनता के लिए और एक प्रतिनिधि होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज जनता को भी देना चाहते हैं कि वो जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठ के जो काम करने वाला हो उसको आप अपना मत दीजिए। मत देने का मतलब हुआ कि आप अपने घर का गार्जियन उसको बनाते हैं, तो गार्जियन वैसे आदमी को बनाइए जो ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, जो आपके सेवा के लिए सदा लगा रहे, उसको ही अपना मत दें। अन्यथा अगर जात पात ऊंच नीच के आधार पर अपना मत देते हैं तो वह जनप्रतिनिधि है सही काम नहीं कर पाता है और यह पंचायत जो है सब विकास के काम से दूर हो जाता है। एक प्रतिनिधि होने के नाते एक प्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या होती है, ये बताएंगे? एक प्रतिनिधि के नाते सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि जनता की सुरक्षा, उसके सद्भावना के तहत उसका सभी का काम करना, मान सम्मान के अनुसार उसको इज्जत और प्रतिष्ठा देना, ये सबसे बड़ी है कि अगर मान सम्मान हम देते हैं तो सबसे बड़ी उसको ये लगता है कि हमारे लिए कोई है। अच्छा, कभी आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आए कि एक तरफ आपके घर के लोग बीमार हो और दूसरी तरफ आपके कोई जनता, गांव की जनता बीमार हो, तो उस सिचुएशन में आप किसको पहले देखना सही समझेंगे? किसको पहले? हम जब सही जनप्रतिनिधि होंगे वो जनता को देखेंगे।
हमने तो 20 साल से अपने घर को नहीं देखा है। आप एक दिन एक बीमारी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोग हैं, हम आज तक अपने घर के बीमार को नहीं देखे हैं, लेकिन जनता जब बीमार होता है तो ये मुखिया परेशान हो जाता है। और यही परेशानी का कारण है कि अभी जो कोरोना का वैक्सीन पड़ा है, यहाँ 95% लोगों को हमने दिलवाया है, रात दिन लग के, आने वाला समय में वह बीमार न हो और हम परेशान न हो। अच्छा, एक सवाल मुखिया जी आपसे और करना चाहेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर। पिछले 2 सालों से शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः बंद पड़ी हुई है, तो क्या लगता है कि इस बंद होने के कारण बच्चों के भविष्य में क्या मतलब उतार चढ़ाव आएगा? क्या भविष्य को मतलब ये भविष्य को ये मतलब सही है भविष्य के लिए या फिर गलत है? क्योंकि एक तरफ मैं मानती हूँ इस बात को कि बिहार सरकार का कहना है कि डिजिटलाइजेशन है तो आप मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी और आपकी समझ होगी कि अभी भी हमारे बिहार में ऐसे मतलब 50% ज्यादा लोग हैं जिनके घर में एंड्रॉइड फोन है ही नहीं। पढ़ने की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि गरीबी अभी भी यहाँ पे चरम सीमा पे चल रही है, अभी भी पूर्णतः गरीबी नहीं मिटी है। तो उस सिचुएशन में बिहार की जनता डिजिटलाइजेशन को फॉलो करते हुए कैसे अपनी शिक्षा को आगे निरंतर कंटिन्यू करेगी? तो इस स्थिति में शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है, क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना की स्थिति में सबसे अगर अधिक प्रभावित हुआ है, सबसे अधिक जो समस्या पैदा हुई है बच्चे के साथ ही हुई है। बच्चे का जो पढ़ाई लिखा है वो तो समाप्त हो ही चुका है कोरोना के माध्यम से लेकर। उसकी मानसिक प्रगति भी जो है सब रुद्ध हो रही है, कारण कि बच्चे एक घर में बंद हो गए हैं, एक जेल में बंद हो गए हैं। फ्री रूप में रहते थे तो उनकी मानसिक जो प्रवृत्ति है वह आगे बढ़ता था। और देखिए, जहाँ तक है कोरोना के माध्यम से, तो जो व्यवस्था सरकार ने अन्य विभाग के लिए किया है, उपस्थिति के लिए किया है, वह उपस्थिति होनी चाहिए थी इसमें कि हम आज जिस विद्यालय में अगर 300 विद्यार्थी हैं तो उसमें हम 50 को पढ़ दे, 50 को 5 रूम में हम रख के उस शिक्षक के माध्यम से उसको हम देते, फिर 5 उसका एक क्रमबद्ध तरीका से उसका अगर हम निर्धारण करते तो कोरोना गाइडलाइन का पालन भी होता और बच्चे को शिक्षा भी मिलती। लेकिन थोड़ा सा विभाग के माध्यम से हो या इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण इसका कुपोषण का शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। इस बात से आप सहमत? हाँ, तो है ना कि उसको क्रमबद्ध तरीके से है ना कि अगर इस एक विद्यालय में अगर 300 बच्चे हैं तो उसका हम एक डाटा तैयार कर लेते। आज मात्र 25 विद्यार्थी को बुलाते और उसका जो 4 गो रूम है उसमें उसको शिफ्ट करके, कारण शिक्षक को तो हम घर पर बैठाए हुए हैं या स्कूल पर बैठाए हुए हैं, तो अब मात्र 25 बच्चे को पढ़ाने में कोई कोरोना नहीं फैल जाएगी और उसको 5 रूम में हम दे रहे हैं। इस ढंग से अगर उसका एक प्रक्रिया चैनल बनाया जाता तो सभी लोगों को शिक्षा भी मिल जाती, बच्चे की मानसिक संतुलन भी अच्छे ढंग से बना हुआ रहता और वह जो है सो आगे बढ़ता। अभी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना में तो बच्चे हुए हैं, जो 50% बच्चे हैं जो हमारे ग्रामीण स्तर पर जीवन जी रहे हैं। हाँ, जो शहरी स्तर पर है वो तो मोबाइल टोबाइल दुनिया दान से अपना समय को, अपनी शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो मूल चीज है, जो जिस गांव को आत्मा कहा गया है, उस आत्मा को जो है सो इस चीज से सही ढंग से उबारने का काम हमारे सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के मुखिया जी प्रेम शंकर सिंह जी, जो अभी हमने जिनसे आपका रूबरू करवाया, आपने साफ तौर पे सुना। मुखिया जी ने अपने पंचायत के बारे में भी बताया और साथ ही एक प्रतिनिधि होने के नाते क्या कुछ उन्हें करना चाहिए उन्होंने ये भी बताया। साथ ही जनता को उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि जनता को प्रतिनिधि चुनने के समय ये देखना चाहिए कि कौन सा प्रतिनिधि उनके लिए बेस्ट है और कौन सा प्रतिनिधि उनके लिए काम करेगा। ये जाति पाति से ऊपर उठ के उन्हें अपनी कीमती वोट उस प्रतिनिधि को देना चाहिए जो उसके लायक हो। साथ ही उन्होंने हमारी सरकार में चल रहे व्यवस्थाओं को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं। एक बात अब मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बहुत सारे मुखिया जी का पोल खोलना है। हमें खुशी हो रही है आज प्रेम शंकर मुखिया जी का पोल खोलते हुए, क्योंकि वो बिहार के बहुत सारे पंचायतों में से बोचहा पंचायत के एकमात्र पहले हमें मुखिया जी अभी तक मिले हैं जो अपने कार्यों को लेकर इतने कर्मठ और इतने सुयोग्य हैं। क्योंकि अभी तक हमें इनके ग्रामीणों से जो जानकारी मिली है, जान के आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि ये अपने कार्य के प्रति पूरे निर्भर हैं और पूरे कर्मठ है। आगे की जानकारी इसी प्रकार हम आपको देते रहेंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए लाइव लाउंड बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।